A very good morning. Welcome you all in the BBBN online classes. In class 12 commerce subject economics, we were discussing about our unit number 1, that is the national income. In this video we are going to discuss about the precautions which we need to take while computing national income. As we know that there are three methods. The first one is value added income method, then expenditure method. हमारे पास में तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है. कंप्यूटेशन हम सीख चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में. आपकी कोई क्वेरी नहीं है, इसका मतलब मैं अज्यूम करता हूं कि यू आर मच कंफर्टेबल टू कंप्यूट द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास में एग्जाम में 3 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन में पूछा जाता है, गिविंग रीजन के क्वेश्चन आते हैं. वो पूछता है इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, यानी कि वो आइटम्स आपको लिख करके देगा और पूछेगा वेदर दीज ट्रांजैक्शंस और दीज आइटम विल बी कंसीडर्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट. तो वहां पर आपको आपका आंसर इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड लिखना होता है, लेकिन वो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड के मार्क्स नहीं होते हैं. वहां पर आपको स्पेसिफिक रीजन देना होता है कि भाई इंक्लूड किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा और एक्सक्लूड किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, वो रीजन क्या है. अगर वो रीजन आपका प्रॉपर है तभी आपको इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग के मार्क्स दिए जाएंगे. जनरली ट्रू फॉल्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. जब वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क का नहीं आता है, वो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 6 मार्क के क्वेश्चन में चला जाएगा. वो ट्रू फॉल्स के मार्क्स नहीं देगा आपको. यानी कि अगर आपने सही लिखा है ट्रू तो उसका रीजन दीजिए, फॉल्स लिखा है तो उसका रीजन दीजिए. अगर आपका रीजन सही है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे. अब वो रीजन आएंगे कहां से? वो आएंगे प्रीकॉशंस से. प्रीकॉशंस. अब ये प्रीकॉशंस हैं क्या 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 सावधानियां रखनी चाहिए हमें. सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड. पहला मेथड कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड जब काम में लिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधा 6 मार्क में ये भी पूछ लेता है कि स्टेट एनी 6 प्रीकॉशंस which need to be considered while computing national income by value added method, output method और production method. तो ये क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो मेरा प्रीकॉशन है वो आता है मेरे पास expenditures incur on purchase and sale of सेकेंड हैंड गुड्स. सेकेंड हैंड गुड्स यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सक्लूडेड. ये कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए. अब मुद्दा ये है कि भैया क्यों नहीं किया जाना चाहिए? जब ये गुड सेकेंड हैंड है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ दिस गुड इज ऑलरेडी कंसीडर्ड इन नेशनल इनकम इन द ईयर इट वाज प्रोड्यूस्ड अर्लियर. मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये एक्सक्लूडेड क्यों है, काम का ये रीजन है जो मैं बोल रहा हूं, वो आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर. रीजन क्या है इसका रीजन है आपके लिए बिकॉज दिस गुड हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड. दिस गुड, these goods have already been produced in previous year. When these goods were produced, it already been considered in the computation of national income. ये गुड्स जिस साल प्रोड्यूस की गई थी उसी साल इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लिया गया था. तो इसका आप सीधा सा आंसर ये भी लिख सकते हैं, टू अवॉइड डबल काउंटिंग. टू अवॉइड डबल काउंटिंग हमें ये कंसीडर नहीं करना चाहिए. ये इसका रीजन है, छोटा सा रीजन है. अवॉइड करना है डबल काउंटिंग को, इसलिए इसको एक्सक्लूड करना है. अवॉइड डबल काउंटिंग को क्यों अवॉइड करना है, कैसे अवॉइड करना है? बिकॉज़ ये गुड तो सेकंड हैंड गुड है. सेकंड हैंड गुड तो कभी फर्स्ट हैंड भी रही होगी. जब फर्स्ट हैंड रही होगी तो प्रोड्यूस की गई होगी. जो प्रोड्यूस की गई होगी तो इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ले ली गई होगी. जब पहले ही इसे नेशनल इनकम में ले चुके तो अब दोबारा नहीं लेना चाहिए. दोबारा लेंगे तो रिडंडेंसी हो जाएगी. इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड. इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. ये बात क्लियर है? अब सेकंड चीज आती है कमीशन. पेड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड. दोबारा वही बात,
लेकिन यहां पर फर्क है, फर्क ये है, ये इंक्लूड किया जाएगा। ये क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस की बात नहीं कर रहे, यहां बात कर रहे हैं कमीशन की। कमीशन तो सर्विस होती है साहब, सर्विस तो नॉन स्टोरेबल होती है, ये तो पेरिशेबल होती है। यानी कि सर्विस तो हाथों हाथ जनरेट होगी। जब सर्विस है तो जनरेट होगी, तो सर्विस के चार्जेस क्रिएट होंगे, तो कमीशन तो कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज दिस वन इज सर्विस, दिस वन इज सर्विस। ये क्या है मेरे पास में? सर्विस है, और सर्विस नॉन स्टोरेबल है, यानी कि यहां पर जैसे गुड की रिडंडेंसी हो सकती है, सर्विस की तो नहीं हो सकती ना। मैंने आपको कोई सर्विस दी, आप वही सर्विस किसी और को थोड़ी दे देंगे, नहीं दे सकते। लेकिन गुड अगर मैंने आपको दी तो वो गुड आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। सर्विस का फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये तो कंज्यूमेबल ही होती है। तो सर्विस जब कंज्यूमेबल है तो वन टाइम कंजम्पशन है, इसका मतलब यहां डुप्लीकेसी नहीं है। जब डुप्लीकेसी नहीं है, इसका मतलब कमीशन तो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ फाइनल, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड। यहां तक की बात क्लियर? अब अगला पॉइंट अपन देखते हैं अपना। थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। यानी कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने, एग्जांपल लेते हैं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद की बनाई हुई कार को खुद काम में लेती है। यानी कि these are the goods like the goods are marketed, ये वो गुड्स हैं जो गुड्स मार्केट में बेची जा सकती है, वैसे ही गुड है। इसका मतलब ये क्या की जानी चाहिए? इंक्लूड की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? इंक्लूड की जानी चाहिए। ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की बात करते हैं, दोबारा समझिएगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं कूलर बनाता हूं, फ्रिज बनाता हूं, रेफ्रिजरेटर्स बनाता हूं, ठीक है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर की बात होगी। अच्छा, टीवी बनाता हूं, मोबाइल फोन्स बनाता हूं, तो बना करके बेचता हूं, और उनमें से कुछ एक सिस्टम मेरे घर पे भी काम आते हैं। देन दीज गुड्स आर लाइक दोज गुड्स व्हिच आर मार्केटेड, जो गुड्स बेची गई हैं उन्हीं की तरह ये गुड्स हैं, तो इनकी वैल्यू को भी क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए। यहां पर अपन ने क्या लिख देना है? दीज गुड्स आर लाइक दोज गुड्स which are marketed, जो बेची गई हैं उन्हीं तरह की गुड्स हैं, इसीलिए इसे कंसीडर करना चाहिए। अगला फोर्थ पॉइंट आपके लिए आ जाएगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन जो किया जाए, यानी कि फार्मर्स हैं, फार्मर जो प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि वीट का अगर प्रोडक्शन किया तो जितना वीट प्रोड्यूस किया सारा का सारा बेच देंगे, उसमें से कुछ सामान वो अपने पास भी रखेंगे। जब वो कुछ सामान अपने पास रखेंगे तो ये पहले वाली कहानी नहीं होगी क्या? ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थी कैपिटल इंडस्ट्रीज के लिए, ये कंज्यूमर गुड्स के लिए आ गई। तो कहानी जब सेम है तो यहां पर भी रीजन क्या हो जाएगा आपके पास में? दीज गुड्स आर लाइक दोज गुड्स व्हिच आर मार्केटेड। ये जो वीट है वही वीट है जो मार्केटेड किया गया है, तो इसको भी क्या करना चाहिए? अपने को इंक्लूड करना चाहिए। रीजन विल बी द सेम, रीजन विल बी द सेम। यहां पर मैंने अपने इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, उसके साथ में रीजंस भी लिखे हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अब अपन देखते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसका मतलब एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड क्यों करना है? इसका रीजन अपन पहले पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल किसी का तो फिनिश गुड होगा ना, जब किसी का फिनिश गुड होगा इसका मतलब वो नेशनल इनकम में आ चुका।
जब वो नेशनल इनकम में आ चुका तो इसका भी रीजन क्या हो गया, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। जैसे अगर मैं लेदर की जैकेट बनाता हूं तो मुझे रॉ लेदर चाहिएगा, तो किसी ने तो लेदर बनाया होगा ना, तो जिसने लेदर बनाया होगा उसके लिए वो लेदर फिनिश गुड होगा, लेकिन मेरे लिए वही लेदर क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। जब वो लेदर मान लीजिए एक कंपनी ने प्रोड्यूस किया तो एक कंपनी ने उसे फिनिश गुड मानते हुए नेशनल इनकम में कंसीडर करवा दिया। अब अगर मैं उस लेदर की वैल्यू को दोबारा कंसीडर करवा दूं तो वो डुप्लीकेसी इन अकाउंटिंग होगी। क्या होगी, डुप्लीकेसी इन अकाउंटिंग, यानी कि एक ही सामान एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो यहां तो आपके पास में ओवर वैल्यूड हो जाएगी नेशनल इनकम। तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या करें, इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू को कंसीडर ना करें। अगला आता है आपके पास में इंपुटेड वैल्यू ऑफ रेंट, inputted value of rent of owner occupied house। ओनर ऑक्यूपाइड हाउस पर होने वाला जो रेंट है उसे भी क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। रीजन क्या है साहब, रीजन ये है कि हमारी जो लैंड है वो लैंड हम उसके ओनर नहीं है। अब आप कहेंगे सर ओनर कैसे नहीं, तो भैया लैंड जो हम लेते हैं उसके पट्टे बनते हैं, अपन ने सुना होगा, यानी कि लीज पर लेते हैं हम गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट से लीज पर लेते हैं तो उस पर चाहे आपने अपना खुद का ही मकान बना रखा है, वो मकान आपका है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसे नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में कंसीडर किया जाएगा। यही जो वैल्यू है वो रेंटल वैल्यू कहलाती है। यही वैल्यू क्या कहलाती है, रेंटल वैल्यू। जब आप बीकॉम सेकंड ईयर में आएंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में अपन ये पढ़ेंगे कि भैया जो अपने पास मकान है उस मकान की भी वैल्यूएशन की जाती है। आपने देखा होगा कि अपन जब हम अपने मकान के ऊपर हाउस ड्यूटी चुकाते हैं, क्या गवर्नमेंट को चुकाते हैं, पता नहीं, हाउस ड्यूटी, जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान पर हमें म्युनिसिपैलिटी टैक्स में अपनी हाउस ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। कारण क्या है कि वो जमीन हमारी नहीं है, वी आर नॉट द ओनर्स। ओनर्स कौन है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट से हम उसे लीज पर लेते हैं। यानी कि जब जब अपन उससे पट्टा बनवाते हैं तो पट्टा 100 साल के लिए बनता है, उसके बाद में पट्टा रीन्यू होता है। तो जो रीन्यू होता है उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि वो जो जमीन है उसका हमें रेंट पे करना होता है, और जब हम उसका रेंट पे नहीं करते क्योंकि हमने लीज पर ले रखा है उसको और एक साथ में लमसम पेमेंट कर रखा है, तो उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो हमारे लिए इंपुटेड वैल्यू कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, इंपुटेड वैल्यू। तो उसे नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बचता है आपके पास में सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या बचता है आपके पास में, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अच्छा एक बात बताइए, सर्विसेज या तो मॉनिटरी हो सकती है या नॉन मॉनिटरी हो सकती है। मॉनिटरी तो अगर मैं मान लीजिए कि यहां पर स्कूल में टीचिंग करता हूं, जो टीचिंग करता हूं वो तो मॉनिटरी, इसका तो पैसा मिलेगा, इकोनॉमिकल है, इसका मतलब वो तो मेरे लिए फैक्टर इनकम, तो वो तो कंसीडर की जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं घर पर रहकर मेरे बच्चे को पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के बाद में बेटे को ये बोलूं ला फीस ला पढ़ाने की, देगा फीस, नहीं देगा, क्यों, वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज ली जाए वो नॉन मॉनिटरी सर्विसेज होती है। वो क्या होती है, नॉन मॉनिटरी सर्विसेज। जब नॉन मॉनिटरी है तो वो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन ही नहीं है। जब वो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं है इसका मतलब ये कंसीडर नहीं होना चाहिए, ये कंसीडर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस वन इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ये मेरे लिए क्या है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। अब मान लीजिए अपने घर पर अपने पिताजी आते ही बाहर से बोलते हैं बेटा एक पानी का गिलास लो। आप पापा को पानी का गिलास ले जाकर के देते हो,
और जाकर ये बोलते हो इसका चार्ज मांग के देखो एक बार, तो चार्ज मिलेगा क्या? ये मिलेगा चार्ज में। क्यों? क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है, वो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं है। जब वो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसे कंप्यूट नहीं किया जा सकता मनी में। जब मनी में कंप्यूट नहीं होगा तो नेशनल इनकम का हिस्सा भी नहीं बनेगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब अपन अपने दूसरे मेथड पर आते हैं, इनकम मेथड पर। इनकम मेथड पर अगर अपन अपने आए तो इनकम मेथड में सबसे पहला जो पॉइंट बार बार एग्जाम में आता है वो आता है मेरे पास में यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर इनकम, इसे कई बार ट्रांसफर इनकम के नाम से भी लिखा जाता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी लिख दिया जाता है। तो ट्रांसफर इनकम जो है ये क्या कहलाती है? अपन कहते हैं गवर्नमेंट कभी ओल्ड एज पेंशन दे देती है, या फिर गिफ्ट्स मिल जाते हैं, या फिर अपन कहें कि डोनेशन आ जाता है। तो इनके अगेंस्ट में इन रिटर्न क्या कुछ पेमेंट किया गया? क्या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ? जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ ही नहीं तो ये फैक्टर इनकम नहीं है। जब ये फैक्टर इनकम नहीं है देन इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। यानी कि ये क्या किया जाए? एक्सक्लूड किया जाए। ये क्या किया जाए? एक्सक्लूड किया जाए। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉन फैक्टर इनकम्स। दीज आर नॉन फैक्टर इनकम्स। अब आप कहेंगे सर ये नॉन फैक्टर इनकम्स कैसे लिखें? बिकॉज दीज इनकम आर अर्न्ड अगेंस्ट विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिना किसी गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किए आपको ये इनकम जनरेट हुई है, तो ये क्या है? नॉन फैक्टर इनकम है। एग्जाम में वो आपको ट्रांसफर इनकम लिख करके नहीं देगा। एग्जाम में आपको क्या लिख करके देगा? गिफ्ट्स लिख करके देगा, आपको डोनेशन लिख करके देगा, कुछ चैरिटी लिख करके देगा। ये लिखेगा विक्टिम्स हैं, नेचुरल कैलामिटी के विक्टिम्स हैं, उसे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन वो हैं जहां पर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हुए हैं। क्या हुए हैं? केवल गवर्नमेंट ने दिया है, लिया कुछ नहीं उसकी एवज में। जब कुछ नहीं लिए तो अपन क्या लिखेंगे? दीज ट्रांजैक्शंस आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। दीज ट्रांजैक्शंस आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और ट्रांसफर पेमेंट आप सीधे सीधे लिख देंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? दीज आर ट्रांसफर पेमेंट। एग्जांपल वो लिख करके देगा, आपको लिखना है दीज आर ट्रांसफर पेमेंट, दिस इज व्हाई दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड और दिस इज व्हाई दे विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है? अगला जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है इल्लीगल इनकम। इल्लीगल इनकम, अब सीधी सी बात है, जब इनकम ही इल्लीगल है तो काउंटिंग में नहीं आएगी। इल्लीगल है, जब इल्लीगल इनकम है इसका मतलब मेरे पास में मुझे प्रॉपर सोर्स से जनरेट नहीं हुई है, जैसे थेफ्ट है, चोरी है, या फिर किडनैपिंग के थ्रू आपने किसी से पैसा मांग लिया फिरौती का, वो भी इल्लीगल। या फिर गैम्बलिंग करी आपने, सौदा सट्टा, तो उस कंडीशन में वो भी इल्लीगल है। तो ऐसी इनकम जिसका सोर्स आइडेंटिफाई नहीं है तो वो इनकम क्या कहलाएगी? इल्लीगल इनकम कहलाएगी। वो क्या करेगा? आपको एग्जांपल देगा, गैम्बलिंग लिख देगा, या फिर लिख देगा कि भैया आपने चोरी की वजह से इनकम अर्न्ड थ्रू थेफ्ट, थेफ्ट के थ्रू आपको पैसा मिला, तो उस कंडीशन को क्या किया जाए? उसे भी एक्सक्लूड किया जाए। क्या किया जाए? एक्सक्लूड किया जाए। एक्सक्लूड क्यों किया जाए? बिकॉज दीज ट्रांजैक्शंस आर इल्लीगल ट्रांजैक्शंस। दीज ट्रांजैक्शंस आर illegal transactions, this is why they should not be considered। अगली जो चीज आती है आपके पास में कमीशन ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड। ये तो अपन ने पहले वाले में ही पढ़ा था, ये प्रिकॉशन तो वहां भी था, पढ़ा था ना। इसका मतलब ये सर्विस है
तो सर्विस तो नॉन स्टोरेबल होती है, पेरिशेबल होती है, वन टाइम कंज्यूम होती है। तो ये अगर सर्विस जनरेट की गई तो इसका मतलब इसे क्या किया जाना चाहिए, इंक्लूड किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए ना, रीजन भी सेम ही है। दीज आर सर्विसेज, दीज आर फैक्टर सर्विसेज। क्या लिख दोगे, दीज आर फैक्टर सर्विसेज, दिस इज व्हाई दे शुड बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगला आता है ब्रोकरेज। पेड ऑन purchase and sale of securities, सिक्योरिटीज की परचेज या सेल करने पर ब्रोकरेज जो पे की गई तो उसमें ब्रोकरेज ब्रोकर को दी जाती है, अंडरराइटर को दी जाती है। अंडरराइटर कमीशन होता है, ब्रोकर होता है, तो ब्रोकर को ब्रोकरेज दी जाती है सिक्योरिटीज को खरीद फरोख्त करने के लिए, एक तरह का कमीशन ही मान लें इसको सीधा सीधा। तो ये भी सर्विस है, ये फैक्टर सर्विस है। जो फैक्टर सर्विस है वो अपना काम कर रहा है आपकी इमेज में और उसका चार्ज ले रहा है ब्रोकरेज के रूप में। इसका मतलब ये भी सर्विस है, दीज आर फैक्टर सर्विसेज एंड शुड बी इंक्लूडेड। यहां तक की बात क्लियर। अब अगला जो पॉइंट आता है, विंडफॉल गेन्स। क्या आता है, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स लॉटरी सिस्टम। क्या सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम। इर्रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इसके लिए आपने कुछ किया नहीं, आपने पैसा रखा, इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए नहीं था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पैसा काम में नहीं आना। लकी ड्रॉ में आपके कोई इनकम जनरेट हो गई, तो वो इनकम आपके लिए अनआइडेंटिफाइड सोर्स की इनकम है, इर्रेगुलर इनकम है। जब वो इर्रेगुलर इनकम है तो नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं की जानी चाहिए। तो ये क्या करें अपन, एक्सक्लूड करें। क्या करें, एक्सक्लूड करें। रीजन क्या है, विंडफॉल गेन। खुद रीजन क्या है इसका, विंडफॉल गेन। यानी कि एग्जाम में मुझसे पूछेगा तो लॉटरी लिख करके देगा, इनकम जनरेटेड फ्रॉम लॉटरी, तो वहां पर आप अपना क्या लिखेंगे, इट शुड बी एक्सक्लूडेड एज इट इज विंडफॉल गेन, एज इट इज विंडफॉल गेन। अगला आपके पास में जो आता है वो आता है इंपुटेड रेंट। इसमें भी है ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स का प्रोडक्शन करके उसमें से कुछ सामान आपने अपने पास रख लिया, तो भाई वो सामान कैसा है, जिसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट की जा सकती। वो सामान अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया होता तो बाजार से खरीदना पड़ता, अब नहीं खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब वो आपके लिए इनकम। जब वो आपके लिए इनकम है तो वो खुद के लिए जो प्रोडक्शन किया गया उसकी वैल्यू को भी क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा, इंक्लूडेड, इसे इंक्लूड किया जाएगा। ये 6 पॉइंट मेरे हो जाते हैं। एक पॉइंट आता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा, उसे मैं अलग से दिखाता नहीं। अगला मैं यहां पर 7, 8, 9 ये 3 पॉइंट लिखता हूं बस खाली, ठीक है। ये क्या क्या है, पहली चीज अपने पास में आती है कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद में सेविंग्स, उसके बाद में एक आता है आपके पास में डिविडेंड, अगला आता है इनकम टैक्स, फिर आता है आपके वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस इन काइंड्स, उसके बाद में आ सकता है आपके पास में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, टू सोशल सिक्योरिटी, एक आता है रिटायरमेंट पेंशन,
क्वेश्चन में वो ये लिख करके देगा और पूछेगा वेदर दीज ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड इन नेशनल इनकम और नॉट। आंसर सुनिएगा, आप जनरली देखने में लगता है आएंगे, लिखा क्या जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स, सेविंग्स एंड डिविडेंड, these are the part of corporate profit, these are the part of corporate profit. When we consider corporate profit, we will not consider corporate tax, savings, dividend separately. ठीक है, वो मुझसे पूछेगा कॉर्पोरेट टैक्स नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, सेविंग नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, डिविडेंड नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑलरेडी कंसीडर्ड इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, दिस इज व्हाई इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड सेपरेटली, उसे अलग से ऐड नहीं किया जाए। इसी तरीके से सेविंग्स यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग कंसीडर करें या नहीं करें, क्यों नहीं करें, कारण क्या है उसका, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली। यही काम डिविडेंड का, ऑलरेडी कंसीडर्ड इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स किस में से पे किया जाता है, वेजेस या सैलरीज से किया जाता है। इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, thus it should not be considered। अब इसका एक दूसरा रीजन और है, हम सरकार को जब इनकम टैक्स चुकाते हैं तो सरकार उसके एवज में हमें कुछ देती है सिवाय थैंक यू के, कुछ नहीं देती ना। जब कुछ नहीं देती, उसका रिटर्न नहीं आना अपने पास में, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर है। वो क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर है। जब वो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं होगा। उसका पहला रीजन तो क्या, ऑलरेडी कंसीडर्ड इन वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा it is unilateral transfer, it is unilateral transfer, this is why it should not be considered, इसीलिए इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये पॉइंट नंबर 9 में इन चारों को देखिएगा, ये चारों देखते हैं आपके दिमाग में कोई चीज आती है क्या, COE आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये चारों चीजें जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड हैं ऑलरेडी, तो दोबारा कर दें इनको ऐड नहीं करेंगे। इट शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली, these items should not be added separately because these items have already been considered in compensation of employees, compensation of employees में already आ चुके, इसलिए अब इन्हें दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा, these items will be excluded। ठीक है, ये मेरे पास में इनकम मेथड खत्म हो जाता है। अगला आता है मेरे पास में एक्सपेंडिचर मेथड, अगला आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में अगर अपन कहें तो मेरा पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ओनली फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन ओनली फाइनल गुड्स। इन्हें एक्सप्लेन करूंगा अभी, साथ साथ में पहले पॉइंट लिख लूं। सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन intermediate good, expenditure on purchase of second hand goods, expenditure on purchase of shares and bonds, imputed value of goods produced for self consumption, सेल्फ कंजम्पशन। अब यहां पर एक साथ समझ लीजिएगा ये क्या क्या चीजें हैं।
पहला, expenditures on only final goods should be considered to avoid double counting. रीजन वही है, आपने क्या लिखा? Included, और रीजन क्या लिख दिया? To avoid double counting. Expenditures on intermediate goods should not be considered. रीजन सेम, कौन सा रीजन? ये पहले वाले का, to avoid double counting. Expenditure on purchase of second hand goods should not be considered. क्यों? Because the value of these goods have already been considered in the year it was produced. जिस साल प्रोड्यूस किया गया था तब ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, इसलिए इसे कंसीडर नहीं करना। तो रीजन दोबारा सेम, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। उसके बाद में एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेल, परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, बहुत काम का एग्जाम में बार-बार देता है। तो यहां पर केवल पेपर क्लेम क्रिएट होता है। आपने शेयर्स परचेज किए, आपने बॉन्ड्स परचेज किए, इट विल क्रिएट ओनली पेपर क्लेम्स, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने ना तो कोई गुड खरीदी, ना आपने कोई सर्विसेज खरीदी, आपने पेपर क्लेम क्रिएट किया है शेयर बॉन्ड्स खरीद करके, किसी तरह का कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा है आपको। दिस इज व्हाई दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड, दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड। याद रखिएगा इस चीज को। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, परचेज किया जाएगा, सेल किया जाए शेयर्स को, किसी तरह का कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता, केवल सिक्योरिटीज का आना या जाना पेपर क्लेम को सेटल करेगा। ठीक है, जब पेपर क्लेम सेटल होगा इसका मतलब वो नॉन फैक्टर है। वो क्या है? नॉन फैक्टर, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता। अब आप कहेंगे सर वहां पर जो चार्जेस पे किए जाते हैं वो कमीशन की सर्विसेज है, वो ब्रोकरेज है, और ब्रोकरेज कंसीडर की जाती है, हमने पढ़ा है। यानी कि वो जो सर्विसेज दे रहा है ब्रोकर, वो वन टाइम कंजम्पशन है, लेकिन जो सिक्योरिटी मैंने परचेज की है उसकी मुझे कोई गुड नहीं मिली है, वो केवल एक बॉन्ड है मेरे लिए, और वो जब तक मेरे पास है तब तक वो पेपर है मेरे पास में, क्लेम है मेरे पास में केवल, और जब मैं उसे बेच दूंगा वो क्लेम चला जाएगा, पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा। किसी तरह की भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसमें क्रिएट नहीं हुई। जब क्रिएट नहीं हुई इसका मतलब वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा। इंपुटेड वैल्यू ऑफ गुड्स बिल्कुल आएगा सर, अपन ये पहले भी पढ़ा था कि भैया कोई भी गुड बनाई जाए, बनाने में अपन ने खर्च किया सामान, अपन ने सामान बनाया, सामान बनाने में जो पैसा खर्च किया उसमें से कुछ सामान बेच दिया, कुछ सामान अपन ने अपने पास रख दिया, तो अपन इसका रीजन क्या लिखेंगे? these goods are like those goods which are marketed। ये वो गुड्स हैं जो कि बेची जा सकती हैं, तो उन गुड्स की वैल्यू को क्या किया जाना चाहिए? पहले भी आ चुका, तो नेशनल इनकम में से कंसीडर किया जाना चाहिए। फटाफट से रिवाइज करिएगा। इट शुड बी इंक्लूडेड, इट शुड बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, excluded, और लास्ट included। and what you need to do now, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल करने हैं। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया whether these transactions are considered in the computation of national income or not। अगर किया जाएगा तो रीजन क्या है, अगर नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं आएगा। In case of any doubt you may send your problems at my WhatsApp number. Thank you. Have a good day.